कहानी की शुरुआत होती है और हमें किम वोंग नाम के अंडरवर्ल्ड माफिया को दिखाया जाता है, जो कोरिया में जुए का बहुत बड़ा कारोबार चलाता था। वो एक गेम खेलते थे जिसमें वो पहले सामने वाले को जीतने देते, और जब वो लालच में आकर बड़ी रकम दांव पर लगाता तो वो चालाकी से गेम को पलट देते और उसे हरा कर उसकी सारी रकम हड़प लेते। आन सांग के साथ भी उन्होंने यही किया था। वो एक छोटा सा व्यापारी था जिसे वाई की गेम में हरा कर उन्होंने कंगाल कर दिया। पर आन सांग को जुए की इतनी लत लग चुकी थी कि वो जीतने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार था। मदद के लिए वो अपने भाई ली के पास जाता है, जो एक प्रोफेशनल वाई की प्लेयर था। वो कहता है मेरे लिए एक आखिरी गेम खेलो, उसके बाद हम माला माल हो जाएंगे। आन सांग उसे एक रेस्टोरेंट के पास ले गया, पर ली ने जब देखा कि वो चीटिंग करके इस गेम को जीतने वाला है तो उसने खेलने से मना कर दिया। ली वहां से जाने लगता है, पर आन सांग उसके आगे गिड़गिड़ा कर उससे बस एक आखिरी बार खेलने के लिए कहता है, क्योंकि उस पर बहुत ज्यादा कर्जा था। अगर वो उसे नहीं चुका पाया तो किम वोंग उसे जान से मार डालेगा। अपने भाई की ये हालत देख ली को उस पर तरस आ जाता है और वो उसे मना नहीं कर पाता। इसके बाद आन सांग पैसों का बैग लेकर अंदर गया और एक लड़के के साथ वाईकी खेलने लगा। ली एक वैन में बैठा उसे सारी चालें बता रहा था, पर उसके सामने बैठा वो लड़का भी अपने दिमाग से ये गेम नहीं खेल रहा था, बल्कि किम वोंग ने उसकी मदद के लिए एक्सपर्ट खिलाड़ी बिठा रखे थे जो उसे ईयरफोन से इंस्ट्रक्शन दे रहे थे। जब अचानक आन सांग जीतने लगा तो उस लड़की को उस पर शक होने लगता है, क्योंकि वो आज से पहले कभी इतना अच्छा नहीं खेला था। उसे हारता देख किम ने अपनी एक और माहिर खिलाड़ी को काम पर लगाया, जो ली की हर चाल को कड़ी टक्कर देती है। गेम ने बहुत दिलचस्प मोड़ ले लिया था। बस कुछ देर और वो ये गेम जीत जाते, पर तभी नेटवर्क चला गया, जिससे लाइव फुटेज आनी बंद हो जाती है। ली ने कहा मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, थोड़ी देर उसका ध्यान भटकाए रखो, शायद ये ठीक हो जाए। पर कई बार मना करने के बावजूद उसका भाई अपनी चाल चल देता है, जिससे वो ये गेम हार गया। ली समझ गया कि उसके भाई की जान खतरे में है, पर तभी एक आदमी ने उस पर हमला कर दिया और उसे बहुत पीटा। वो उसे घसीट कर अंदर लाता है, जहां ली ने देखा कि उन लोगों ने उसके भाई को भी बहुत मारा था। आन सांग के बैग में रखे पैसे नकली थे। उसे लगा था कि वो ये गेम जीत जाएगा तो अपने ऊपर से सारा कर्ज चुका देगा, पर ऐसा नहीं हुआ। ली उनसे अपने भाई की जान की भीख मांगता है, पर किम ने उसे अपने भाई की जान के बदले गेम खेलने को कहा। इसी बीच उसका लेफ्ट हैंड आन सांग को बहुत टॉर्चर करता है। उसे लहू लुहान कर वो उसे वाईकी की गोटियां निकलने को कहता है, और अगर वो ऐसा नहीं करता तो वो लोग ली को मार देते। आन सांग को इस हालत में देख ली बहुत डर जाता है और इसी वजह से उसके हाथ से एक पासा छूटकर नीचे गिर गया। ली कहता है ये गलती से हुआ, ये मेरी चाल नहीं है। पर किम बोला तुम अपनी चाल चल चुके हो, यहाँ मेरे रूल चलेंगे। उधर आन सांग ने सारे पत्थर खा लिए, जिस वजह से उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। ली ने उन लोगों के पैर पड़े उनसे माफी मांगी, यहाँ तक कि वो उनके पैसे लौटाने को भी तैयार था, पर इसके बावजूद भी किम ने उसके भाई को मार डाला। उन लोगों ने उसे मार मार कर अधमरा कर दिया और जाते जाते वही खून से सना चाकू उसके हाथ में थमा दिया, जिससे किम ने उसके भाई का खून किया था। पुलिस को लगा कि उसी ने अपने भाई को मारा है, इसलिए उसे मर्डर के जुर्म में 7 साल की सजा होती है। इसके बाद हमें जेल के वार्डन को दिखाया जाता है, जिसे वाईकी खेलना बहुत पसंद था। वो हर दिन एक कैदी, जिसे जेल में सब अंकल वान के नाम से जानते थे, के साथ ये गेम खेलता था। वान उससे 1 हफ्ते की छुट्टी मांगता है, पर वार्डन की शर्त थी कि अगर वो एक गेम जीत गया तो उसे 1 हफ्ते के लिए रिहा कर दिया जाएगा। पर अफसोस वान उस गेम में हार जाता है। उसे लगने लगा कि उसे अपनी पूरी जिंदगी इसी जेल में काटनी पड़ेगी। पर तभी ली उसके पास आता है और कहता है कि मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। ली की बताई ट्रिक से वॉन ने वार्डन को हरा दिया, जिससे उसे छुट्टी मिल जाती है। पर जाने से पहले वो वार्डन को बताता है कि जेल में उससे भी बड़ा खिलाड़ी आया है, जब तक मैं वापस नहीं आता आप उसके साथ खेल सकते हैं। वार्डन इस खेल का इस कदर दीवाना था कि वो उसके साथ खेलने वाले कैदी के हर शौक पूरे करता था, बशर्ते सामने वाले को जीतना चाहिए। ली को समझ आ गया कि अगर उसे इस जेल में जिंदा रहना है तो उसे हमेशा वार्डन से जीते रहना होगा। वो दिन रात बस वार्डन को हराने के तरीकों के बारे में सोचता रहता, जिससे वो इस गेम में जीनियस बन गया। 1 हफ्ते बाद जब वान वापस लौटा तो उसने ली को उसकी मदद के लिए शुक्रिया कहा, पर ली उसके पैरों में गिर गया और कहा प्लीज मुझे लड़ना सिखा दीजिए। वान उसका कर्जदार था, इसलिए वो उसे ट्रेन करने के लिए तैयार हो गया। उसके कहने पर जेल के कैदी उसे पीटने लगते हैं, क्योंकि ली का पहला सबक था अपने शरीर को दर्द सहने के काबिल बनाना। देखते ही देखते ली हाथ पैर चलाना भी सीख गया। गेम जीतने पर वार्डन उसे खाने के लिए अच्छा अच्छा खाना देता था, जिससे उसके शरीर में ताकत आने लगी। वार्डन भी उससे हार हार कर इस गेम में माहिर हो गया और उसने वाईकी के कई कंपटीशन जीते। इसी तरह 7 साल बीत जाते हैं और ली की सजा पूरी हो गई। वॉन चाहता था कि वो बाहर आकर उसके लिए काम करे, पर ली को सबसे पहले अपने भाई के कातिलों से बदला लेना था। वॉन ने उसे ढेर सारे पैसे दिए ताकि वो इस काम को जल्दी अंजाम दे सके। वहीं दूसरी ओर हम किम को देखते हैं, जो एक सुपर इंटेलिजेंट लड़की को खरीदने आया था।
डीलर उस लड़की को अपनी काबिलियत साबित करने के लिए सिर्फ 10 मिनट देता है और उन 10 मिनटों में उस लड़की ने 4 वाइकी गेम जीत डाले। किम उसके हुनर से इम्प्रेस हुआ था, पर जब वो उन्हें $2 मिलियन देकर उस लड़की को ले जाने के लिए राजी हुआ तो डीलर ने उसी वक्त उसकी कीमत बढ़ा दी। किम को ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं था, पर मजबूरन उसे तय की गई कीमत से ज्यादा रकम देनी पड़ी। उन लोगों को लगा कि आज तो उन्होंने उसे अच्छा ठग लिया, पर उस लड़की को कार में बिठाने के बाद किम वापस आता है और उस डीलर समेत उसके सारे गुंडों को बेरहमी से मार डालता है। इसके बाद हमें एक वाइकी चैंपियन को दिखाया जाता है जो किम के क्लब में गेम खेलकर अच्छे पैसे जीत रहा था। वो और ना जीते इसलिए वो लोग एरिका को भेजते हैं। उसे एक मामूली लड़की समझकर उस आदमी ने अपने सारे पैसे दांव पर लगा दिए, पर उसकी ये बेवकूफ़ी उस पर भारी पड़ी और उसने अपने जीते हुए सारे पैसे गवा दिए। एरिका जानती थी कि उसके पास करोड़ों की जायदाद है, इसलिए उसने उससे पैसे नहीं लिए बल्कि उसे खूब बेइज्जत किया और कहा आप इस गेम को खेलने लायक नहीं हैं, ताकि वो अपनी इस हार का बदला लेने के लिए बार बार यहाँ आए और हर बार हारता रहे। किम कहता है अच्छा काम किया, अब इस बच्ची को लेकर जाओ और इसे खाना खिलाओ। इसी बीच हम ली को देखते हैं जिसने अपना पूरा हुलिया बदल लिया था ताकि वो पहचान में ना आए। ली एक रेस्टोरेंट में आता है और उस आदमी को देखता है जिसने उस रात उसके भाई को मारा था। वो उसे गेम खेलने को कहता है जिसके लिए कॉन्ग सू तुरंत राजी हो गया। एक एक कर ली उससे अपने सारे पैसे हार जाता है, जिससे कॉन्ग को लगने लगा कि आज उसने अच्छा मुर्गा फंसा लिया है। वो अपने लोगों को फोन करके बताता है कि उसे एक आदमी मिला है जो सारे पैसे हारने के बावजूद भी रुकने का नाम नहीं ले रहा। इसी बीच ली सबको पैसे देकर बाहर जाने को कहता है और अब वो दोनों अकेले थे। देखते ही देखते कॉन्ग ने उसे पूरा कंगाल कर दिया। उसके पास अब दांव पर लगाने के लिए कुछ नहीं बचा, ये सोचकर कॉन्ग वहां से जाने लगता है, पर तभी ली ने उसे रोकते हुए कहा कि वो माथे पर चिमटी मारने वाला गेम खेलना चाहता है। ये सुनकर कॉन्ग उस पर हंसने लगा। उसे लगा ये आदमी पागल हो चुका है। वो एक और गेम खेलता है पर इस बार वो हार गया। अब उसे अपने माथे पर 10 चिमटी खानी थी। उसे लगा ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, पर ली सीधा उसकी नस पर मारता है जिससे उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। दूसरी चिमटी से उसके माथे से खून बहने लगता है। वो बोला अब बस कर, पर अभी भी 8 चिमटियां बाकी थीं। ली ने उसे एक पोल से बांध दिया और कहा पहचान मुझे, मैं कौन हूँ। कॉन्ग को कुछ याद नहीं आता, पर फिर ली ने अपना वही टूटा हुआ चश्मा पहना जो उस रात उसने पहना था। कॉन्ग समझ गया कि यह आन सांग का भाई है। वो उसे अपनी जान बख्शने को कहता है, पर ली ने उस पर जरा भी रहम नहीं किया और चिमटी मारकर उसकी दोनों आंखें फोड़ दी। वो दर्द में करहा रहा था, पर अभी भी एक चिमटी बची हुई थी जिसे ली ने उसकी ऐसी नस पर मारा कि उसकी तुरंत ही मौत हो गई। इसके बाद हम एक और आदमी को देखते हैं जो 7 साल पहले ली के भाई आन सांग का दोस्त हुआ करता था। उस दिन वो भी उनकी चीटिंग करने में मदद कर रहा था, पर उनके पकड़े जाने के बाद वो उन्हें छोड़कर भाग गया। बेन ने उस दिन के बाद जुआ तो छोड़ दिया, पर वो अब भी छोटे मोटे फ्रॉड्स करता रहता था। एक दिन उसके धांधलेबाजी के शिकार लोग बेन को पकड़ लेते हैं और उसे जमकर पीटते हैं। वो उसे पीट पीट कर मार डालते उससे पहले ही वहाँ ली आ गया। उसने उन्हें उसे छोड़ने को कहा, पर जब वो नहीं माने तो ली ने उन सबको बहुत पीटा। बेन उसे शुक्रिया कहकर वहाँ से चलता बनता है, पर ली ने उसे पकड़कर छत से लटका दिया। शुरू में तो उसे समझ नहीं आया कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, पर फिर उसे याद आया कि वो आन सांग का छोटा भाई ली है। ली उससे पूछता है कि तुम मेरे भाई से कैसे मिले थे। बेन ने उसे बताया कि हम दोनों एक ही टीम में थे, वही टीम जिसमें हमें अपनी जान बचाने के लिए खेलना था। ली ने उसे किम योंग की फोटो दिखाई और पूछा जानते हो ये कहाँ मिलेगा, पर बेन उसे देखकर डर गया। वो बोला मैंने ये काम छोड़ दिया है, तुम अपना देखो। वो जा ही रहा था कि तभी ली ने कहा एक बार फिर सोच लो, तुम्हें मैं इस काम के 3 मिलियन दूंगा। ये सुनते ही बेन की आंखें चमक उठती हैं, क्योंकि पैसों के लिए वो कुछ भी करने को तैयार था। इसके बाद वो दोनों कोरियन स्ट्रीट पर जाते हैं। ली यहाँ किसी को ढूंढ रहा था, कोई ऐसा जो इस गेम में माहिर हो। वो एक बुजुर्ग आदमी के पास आता है जो अपने गेम के लिए उस एरिया में बहुत फेमस था, क्योंकि अंधा होने के बावजूद भी वो सामने वाले के दाव को समझकर बिल्कुल सही चाले चलता था। ली उनके साथ एक गेम खेलता है और हार जाता है। वो बूढ़ा आदमी कहता है कि तुम तो मुझसे कहीं ज्यादा अच्छे खिलाड़ी हो, तो मुझे जीतने क्यों दिया। पर ली उन्हें बस परखना चाहता था। पता चला कि एक एक्सीडेंट में उन्होंने अपनी दोनों आंखें खो दी थी। ली कहता है कि मुझे भी एक आंख से दिखाई नहीं देता, इसलिए मैं समझ सकता हूँ कि यहाँ पर क्या बीत रही होगी। पर वान थोड़ा अकड़ू किस्म का आदमी था। वो बोला अगर अपनी दूसरी आंख भी बचाना चाहते हो तो बुरे लोगों से दूर रहो, ये फालतू का जोश मौत की वजह बन सकता है। ली कहता है मुझे आपकी मदद चाहिए, पर वान उसे ड्रिंक के लिए शुक्रिया कहता है और वहां से उड़कर जाने लगता है, क्योंकि उसे लगा कि वो उसकी कला का इस्तेमाल गलत कामों में करेगा। ली कहता है कि अंधे आदमी का कोई सपना नहीं होता और उसे उसकी बेटी के पास लेकर जाता है जो बहुत गरीबी में जी रही थी। ली उनसे वादा करता है कि अगर वो उनकी मदद करेंगे तो वो जीते हुए पैसों में से एक हिस्सा उनकी बेटी को देगा ताकि वो बेहतर जिंदगी जी सके। वान उसकी मदद करने को तैयार था, पर वो ये काम अकेले नहीं कर सकता था, इसलिए वो एक कबाड़ी वाले के पास जाता है
जहाँ उसका दोस्त कारपेंटर काम करता था। उसने कारपेंटर से मदद मांगी, पर वो सालों पहले हुई किसी बात को लेकर उससे अब तक नाराज था। उसे मनाने में वान को थोड़ी मशक्कत करनी पड़ी, पर बात बन गई। इसके बाद बेन कैमरे वाला चश्मा पहनकर एक गैम्बलिंग हाउस में जाता है ताकि उनकी अच्छे से जासूसी कर सके। ली को पता चला कि देश भर के माहिर खिलाड़ी यहाँ अपनी किस्मत आजमाते थे और कोई भी किसी से बेईमानी करने की सोच भी नहीं सकता था। वहाँ एक वीआईपी कमरा भी था जहाँ हाई रिस्क के गेम खेले जाते थे। उनके टारगेट सिर्फ अमीर बिजनेसमैन होते थे। जो भी उनके जाल में फंसा समझो 1 महीने में कंगाल हो गया। यही ली को एरिका के बारे में भी पता चलता है। ये वही लड़की थी जिसके साथ उसने उस रात गेम खेला था। उन्हें जानकारी मिली कि वो हर शाम एक महंगे बार में जाती है जहां वो अमीर लोगों को फंसाया करती थी। ली भी एक दिन उस बार में जाकर बैठ जाता है। वहां एक बूढ़ा आदमी गेम खेल रहा था जिसे खेलने के लिए 4 लोगों की जरूरत थी, पर क्योंकि वहां इतने लोग नहीं थे इसलिए उसने ली को साथ में खेलने को कहा। यहाँ एरिका पहली बार ली से मिली थी, पर उसके पहनावे और बात करने के अंदाज से वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगती है। इसी बीच कारपेंटर एक स्पेशल माइक्रोफोन तैयार करता है जिसे पकड़ पाना नामुमकिन था। उन्होंने बेन के नाम पर एक नकली प्रोफाइल बनाई और उसके नाम पर एक फर्जी बिजनेस बनाया ताकि लगे कि वो बहुत अमीर है। इसके बाद बेन किसी बिगड़े रईसजादे की तरह गैम्बलिंग हाउस में जाता है और एक एक करके अपने सारे पैसे दांव पर लगाने लगता है। वो जिस किसी से खेलता उससे हार जाता और देखते ही देखते वो पूरा कंगाल हो गया। सब उसे देखकर हैरान थे कि भला कोई इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है, पर अभी तो ये बस शुरुआत थी। क्लब में सबसे हारने के बाद बेन फिर से पैसों से भरा बैग लाता है और खेलने लगता है, पर जल्द ही वो पैसे भी खत्म हो गए। लोगों को लगा कि अब तो ये रुक जाएगा, पर बेन इसके बावजूद भी नहीं रुकता। वो बाहर गया और अपनी कार की चाबी, सोने की घड़ी और उसकी जेब में जो कुछ था उसे बेचकर उसने उसे कैश में कन्वर्ट कर दिया। पर बेन उन पैसों को भी हार जाता है, जिसके बाद उसने वहां उधम मचा दिया। बेन वहां फूट फूट कर रोता है, पर यह सब उनकी साजिश का हिस्सा था। मैनेजर उसकी हर हरकत पर पैनी नजर बनाए हुए था और जब उन्होंने पक्का कर लिया कि कोई गड़बड़ नहीं है तो उन्होंने उसे फंसाने की सोची। अगले दिन बेन फिर से पैसों से भरा बैग लेकर लौटता है। ली भी वहां मौजूद था, पर असली गेम तो पीछे चल रहा था। वान माइक्रोफोन से बेन को इंस्ट्रक्शन देता है जिससे वो इस बार जीत गया। हारने वाले को लगा कि उसने चीटिंग की है। उसने तुरंत उसकी तलाशी लेने को कहा, पर काफी ढूंढने के बाद भी उन्हें उसके पास से कुछ नहीं मिलता, क्योंकि बेन ने पहले ही वो माइक्रोफोन सिगरेट के डब्बे में रखकर बाहर कर दिया था। मैनेजर बेन से उसे हुई परेशानी के लिए माफी मांगता है और उसे अपने साथ एक गेम ऑफर करता है, पर बेन ने मूड नहीं है कहकर उसे मना कर दिया। बाहर आकर वो उस वेटर को पैसे देता है जिसने उसकी मदद की थी और कल वो फिर से आने वाला था। इसी बीच हम एरिका को देखते हैं जिसकी ली से अच्छी दोस्ती हो गई थी। किम योंग भी उसके बगल में आकर बैठ जाता है। उस बूढ़े आदमी ने पूछा कि तुम क्या करते हो, जिस पर ली उसे बताता है कि वो एक प्रोग्राम डेवलप कर रहा है वाकी गेम के लिए, एक खास एल्गोरिथम जो इंसानों को आसानी से हरा सके। ये सुनकर किम के एकदम से कान खड़े हो जाते हैं, क्योंकि अगर ऐसा है तो ली उसके बहुत काम आ सकता था। सबके जाने के बाद जब ली और एरिका अकेले होते हैं तो दोनों में नजदीकियां बढ़ने लगती हैं। ली को लगने लगा कि शायद ये प्यार है, पर असल में एरिका किम के कहने पर उसकी जासूसी कर रही थी। ली बेन से कहता है कि कल तुम अकेले जाना, मैनेजर तुम्हें जीतने देगा, और बिल्कुल ऐसा ही होता है। मैनेजर जानबूझकर उससे हार गया ताकि अगली बार वो बड़ी रकम लगाए। बेन उसके साथ एक और गेम खेलने को तैयार था, पर वो कहता है कि इस बार मेरी जगह खेलेंगे। पैसों की लालच में अंधा हो चुका मैनेजर उसे बेवकूफ समझने की गलती कर देता है और अगले दिन वो उसकी बताई हुई लोकेशन पर चला गया। मैनेजर उसकी वैन को अच्छे से चेक करता है, पर उसे वहां कोई ऐसा इलेक्ट्रिकल डिवाइस नहीं मिला जिससे वो चीटिंग कर सके। उसे लगा अब तो बाजी उसके हाथ में है, लेकिन कारपेंटर ने एक ऐसा वाइकी बोर्ड बनाया था जिससे सामने वाले की गोटियों की एग्जैक्ट पोजीशन का पता चल जाता था। बेन जीतने के लिए इसी बोर्ड का इस्तेमाल करता है और पीछे पीछे वान उसे इंस्ट्रक्शन देता है जिससे वो जीत गया। अपनी हार से मैनेजर बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये बेवकूफ आखिर जीत कैसे गया। उसे 2 मिलियन का नुकसान हुआ था जिसकी उसे हर हाल में भरपाई करनी थी, वरना किम वोंग उसे नहीं छोड़ता। अपने नुकसान की भरपाई करने के लिए अगले दिन वो फिर से खेलने गया, पर इस बार वो मदद के लिए एक वाइकी चैंपियन को अपने साथ ले जाता है जो पीछे से उसे इंस्ट्रक्शन दे रहा था। इस बार टक्कर कांटे की थी, पर वान ने ऐन मौके पर बाजी संभाल ली और बेन को जिता दिया। मैनेजर जो अपनी हार से बेहद गुस्से में था, चाकू निकालकर बेन को धमकाने लगता है, पर इससे पहले वो उसे जान से मार देता वहां ली आ जाता है। उन दोनों के बीच जबरदस्त फाइट हुई, पर ली के आगे भला वो कहाँ ही टिक पाता। ली उसे बहुत मारता है और जब उस वाइकी चैंपियन ने उसे पिटते हुए देखा तो उसने भी भागने की कोशिश की, पर कारपेंटर उसकी कार को एक जोरदार टक्कर मारकर उसे धर दबोचता है। मैनेजर को जब होश आया तो उसने खुद को बिना कपड़ों के आइस बनाने वाली फैक्ट्री में पाया। ली भी उसी हालत में उसके सामने बैठा था और वो उसे गेम खेलने को कहता है। नियम बहुत आसान था, जो जीतेगा वही बाहर जा सकता है। दोनों अपनी चालें चलना शुरू करते हैं,
पर कुछ ही सेकंड्स में टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे चला गया, जिससे उनके खून का बहाव धीमा पड़ने लगता है। मैनेजर समझ गया कि ऐसे तो गेम जीतने से पहले ही वो मर जाएगा, इसलिए उसने तुरंत सामने पड़ा चाकू उठाया और ली पर हमला कर दिया। पर ली उसे बहुत मारता है। उसने उसे एक पेपर दिया जिसमें फ्रीजर को बंद करने के कोड्स लिखे हुए थे और वहां से चला गया। मैनेजर ने उस कोड को क्रैक करने की कोशिश की, पर ठंड से जमकर उसकी मौत हो जाती है। इसी बीच ली एरिका के पास पहुंचता है। वो उसके साथ भी गेम खेलना चाहता था, पर उसकी शर्त थी कि अगर वो जीत गया तो वो हमेशा के लिए उसकी हो जाएगी। एरिका भी उससे प्यार करने लगी थी, पर वो उसे बयां नहीं कर पाती। वो उठकर जाने लगी कि तभी ली ने उसका हाथ थाम लिया। वो उसके करीब आता है और दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगती हैं। वहीं अगले दिन किम को अपने मैनेजर की लाश आइस फैक्ट्री में सड़ती हुई मिलती है। ली ने उसे फोन किया और कहा कि वो उसके साथ भी एक ऐसा ही गेम खेलना चाहता है, पर हारने वाले को कीमत अपनी जान देकर चुकानी होगी। किम उसके हिंट को फॉलो करते हुए मास्टर चैन के पास आता है, जिसे उसने जिंदा छोड़ दिया था। चैन कहता है, मैंने उस आदमी को देखा है, मैं तुम्हारे हारे हुए पैसों की पाई पाई चुका दूंगा। वर्किम की दिलचस्पी इस बात में थी कि वो आदमी अपनी अगली चाल क्या चलेगा। उसे एक मैसेज आया जिसमें वो चैन के साथ एक बाजी खेलने को कहता है, और अगर वो हारा तो बदले में उसे उसकी कटी हुई जीभ देनी पड़ेगी। चैन उसे समझाता है कि ये उसकी चाल है, वो मुझे मारना चाहता है। वर्किम को भी कहाँ उसकी जान की परवाह थी। उसने जबरदस्ती उससे रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करवाई, जिसके बाद दोनों के बीच मुकाबला शुरू हुआ। ली यहाँ कोई चीटिंग नहीं कर रहा था, बल्कि वो खुद उसे हराना चाहता था। चैन जो शुरू में डर के मारे थर थर कांप रहा था, जब देखता है कि वो जीत रहा है तो उसकी चाल ढाल ही बदल जाती है, और इसी ओवर कॉन्फिडेंस में उसने गलत चाल चल दी, जिससे वो ये गेम हार गया। अब वादे के मुताबिक किम को उसकी जीभ काटनी थी। चैन भागने की कोशिश करता है, पर उसके लोगों ने उसे पकड़ लिया, जिसके बाद किम ने अपने हाथों से उसकी जीभ काट दी। उसने जब खिड़की से बाहर झांका तो उसे वही आदमी दिखाई दिया जो उस रात कंप्यूटर प्रोग्राम बनाने की बात कर रहा था। किम समझ गया कि उसने ये सब अचानक नहीं किया, बल्कि इसके पीछे उसके सालों की प्लानिंग थी। उधर हम ली और उसके दोस्तों को देखते हैं जो अपनी जीत का जश्न मना रहे थे। बेन अंकल वान से पूछता है कि उन्होंने इतना अच्छा वाइकी खेलना कहाँ से सीखा, जिसके बाद वान उन्हें बताता है कि सालों पहले जब वो सड़कों पर खिलौने बेचा करता था, तब एक आदमी मेरे पास आया और उसने मुझे एक गेम खेलने को कहा। मैंने कहा मैं अंधा हूँ, हम नहीं खेल सकते, पर उसने मुझे इनाम में एक ऐसा टूल ला कर दिया जिससे अंधे भी गेम खेल सकें। उसके बाद हमने हर रोज वो गेम खेला, लेकिन 1 साल बाद उसने वहाँ आना बंद कर दिया। कोई नहीं जानता था कि वो आदमी कौन था, पर जाने से पहले वो मुझे काफी कुछ सिखा के चला गया। ली उन्हें कहता है कि शायद मैं उस आदमी को जानता हूँ, उसी ने जेल में मुझे तुम्हारे बारे में बताया था। वो जेल की काल कोठरी में हर रोज मेरे साथ वाइकी खेला करता था और हर बार जीत जाता था। जब मुझे काल कोठरी से बाहर निकाला गया तो मैंने उसके सेल में झांक कर उसे देखने की कोशिश की, पर वो अचानक गायब हो चुका था। मुझे उम्मीद थी कि बाहर आकर वो मुझसे जरूर मिलेगा, पर बिल्कुल आपकी तरह ही वो कभी नहीं लौटा। वो अनजान शख्स जो भी था, उसने हम दोनों की बहुत मदद की। अगले दिन अंकल वान बेन से एक रिक्वेस्ट करते हैं। वो अपनी बेटी से मिलना चाहते थे और उन्हें अपना हुलिया ठीक करने में उसकी मदद चाहिए थी। बेन उन्हें सूट बूट पहनाकर एकदम जेंटलमैन बना देता है, पर जब वो उनकी बेटी के घर पहुंचा तो उसने पाया कि किम के लोग पहले से उनका इंतजार कर रहे थे। उन्होंने उन दोनों को पकड़ लिया और उन्हें किम के सामने लाया गया। किम जो अपने लोगों की मौत से बहुत गुस्से में था, बेन को बहुत टॉर्चर करता है। उसने उसकी सारी उंगलियां तोड़ दी और उसका गला काट कर उसे मारने ही वाला था कि तभी उसने अपना मन बदल लिया। उसने बेन को जीने का एक और मौका दिया, पर बदले में उसे गेम खेलना होगा और हारने वाले को अपनी जान दांव पर लगानी थी। अंकल वॉन जानते थे कि बेन उससे नहीं जीत पाएगा, इसलिए उन्होंने उसकी जगह खुद आने का फैसला किया। वो किम को चैलेंज करता है और अगर वो जीत गया तो बदले में उसे उसका सर चाहिए था। पर किम भी कम चालाक नहीं था। वो वॉन को खेलने के लिए वो बोर्ड नहीं देता जिसे खास अंधे लोगों के लिए डिजाइन किया गया था। इसका मतलब वॉन को अपनी हर चाल सिर्फ अंदाजा लगाकर चलनी थी। दोनों के बीच गेम शुरू हुआ, पर किम हमेशा की तरह गेम में चीटिंग करता है। वो जीतने के लिए उस छोटी बच्ची की मदद ले रहा था। बस कुछ ही देर में ये गेम इंटेंस हो गया। सब कुछ उसके खिलाफ होने के बावजूद वॉन उसे कड़ी टक्कर देता है, और जब उसे लगा कि वो हारने वाला है तो किम एक बेहुदा हरकत करता है और सारी गोटियां बिखेर देता है। वॉन जानता था कि अगर वो जीत भी गया तब भी वो उसे मार डालेगा, इसलिए उसने मौका मिलते ही किम पर हमला कर दिया। किम उस पर जरा भी रहम नहीं खाता और बेरहमी से उन्हें कई बार स्टैब करता है, जिससे वो बुरी तरह घायल हो गए। जब ली को पता चला कि उन लोगों ने अंकल वान और बेन को किडनैप कर लिया है तो वो बिना देर किए किम के ठिकाने पर पहुंचा और देखा कि वान खून में लथपथ दर्द में तड़प रहे थे। किम बेन के सर को अपने पैरों तले रौंद रहा था और कहता है कि अगर तुम जीत गए तो मैं तुम्हारे दोस्त की जान बख्श दूंगा। बदले में किम उसे वान को ले जाने देता है, पर वान ने कहा गेम मत खेलना, तुम मुझसे नहीं जीत पाओगे, क्योंकि उसकी चाल कोई मासूम बच्चा चल रहा है।
ली उन्हें हर हाल में बचाना चाहता था क्योंकि उसने वादा किया था कि वो किसी को कुछ नहीं होने देगा, पर बहुत ज्यादा खून बहने की वजह से उनकी मौत हो जाती है। इसी बीच किम एरिका के पास आया और कहा अगर जान बचानी है तो इस बार अच्छे से खेलना। एरिका उसे उस बच्ची की जान बख्शने को कहती है, पर किम एक नंबर का साइको था। उसने अपने आदमी को ऑर्डर दिया कि अगर मैं हार गया तो इन दोनों को मार देना। दोनों के बीच गेम शुरू होता है और पहली चाल ली ने चली। ली को लगा कि उसने उस बुढ़े को मार दिया है तो ये ज्यादा देर उसके आगे नहीं टिक पाएगा, पर उसे क्या पता था कि ली ने इस दिन के लिए सालों से प्रैक्टिस की थी। उधर हम कारपेंटर को देखते हैं जो वान की लाश को लेकर वहां से जा ही रहा था कि तभी किम के लोगों ने उसे घेर लिया, पर उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि उन्होंने उसके दोस्त को मारकर कितनी बड़ी गलती कर दी थी। कारपेंटर अपनी जान की परवाह किए बगैर उन सबसे भिड़ जाता है। वो अकेला था और वो बहुत सारे, पर इतनी तादाद में होने के बावजूद भी वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। उधर ली भी जीत रहा था, पर किम बोला कि अगर तुम जीत गए तो तुम्हारी माशूका मारी जाएगी, पता है ना। ली का आदमी एरिका की गर्दन पर चाकू लगा देता है और कहता है कि धोखा देने के बारे में सोचना भी मत, पर एरिका इशारा करके उस बच्ची को गेम ड्रॉ करने को कहती है, जिसके बाद उसने किम को ऐसी चालें चलने को कही जिसकी वजह से वो गेम के ऐसे मोड़ पर आ गए कि अगर वो जिंदगी भर भी इस गेम को खेलते रहते तभी कोई इस गेम को नहीं जीतता। हर तरफ से गेम ड्रॉ हो रहा था। किम समझ गया कि उसने होशियारी की है, जिसके बाद वो सबको बाहर बुलाता है। गुस्से में उसने ली के सामने एरिका के पेट में चाकू घोंप दिया और उसे तड़प तड़प कर मरते हुए देखने पर मजबूर किया, पर ऐसा करके उसने बहुत बड़ी गलती कर दी थी क्योंकि सिर्फ उसी की वजह से ली ने अब तक अपने हाथ रोक रखे थे। वो उन पर हमला कर देता है और देखते ही देखते उसने वहां कत्लेआम मचा दिया। अपनी जान हथेली पर लिए किम अकेला उन सबसे लड़ रहा था। बस इसी का फायदा उठाकर किम ने धोखे से उसे डैगर से स्टैब कर दिया। हालांकि उसने सेफ्टी वेस्ट पहन रखा था इसलिए उसकी जान बच जाती है। अब सिर्फ वो दोनों ही बचे थे। किम ने उसे चाकू से मारने की कोशिश की, पर ली ने किम को उठाकर दूर फेंक दिया। उसे काफी चोट आई थी, पर इसके बावजूद भी वो अपनी पूरी ताकत से उसे लड़ता है और आखिर में उसने किम को उसी के हथियार से स्टैब करके मार डाला। खेल खत्म हुआ और वो ये लड़ाई जीत चुका था, पर इसकी उसे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। इसके कुछ हफ्तों बाद ली अंकल वान की बेटी से मिलने जाता है और उसे एक चेक देता है, जिसकी रकम देखकर उसकी बेटी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। उसने अंकल वान से किया अपना वादा पूरा किया और उसे यकीन था कि इससे उनकी आत्मा को शांति जरूर मिलेगी। इसके बाद वो अपने भाई की बेटी के पास जाता है और उसे एक फोन और कुछ पैसे देते हुए कहता है कि इन पैसों को संभाल कर रखना और अगर जरूरत पड़े तो मुझे याद करना। अब तुम अकेले नहीं हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। हम कारपेंटर को देखते हैं जो अपने दोस्त की याद में उसकी एक मूर्ति बना रहा था। ली ने सभी को उनके हिस्से के पैसे लौटा दिए, पर एक कर्ज ऐसा था जिसे वो कभी नहीं चुका पाता। आखिर में वो उसी सड़क पर आता है जहां वो अंकल वान से पहली बार मिला था। उसने उनके लिए सड़क पर उनकी पसंद की ड्रिंक रखी और वहां से चला गया, पर तभी उसके सामने एक शानदार चमचमाती हुई कार आकर रुकी, जिसमें बेन, एरिका और वो छोटी बच्ची बैठे हुए थे जिनकी जानें बच गई थीं। और इसी के साथ ही मूवी यहीं खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।